नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस आज देश उनको कृतज्ञता के साथ कर रहा है नमन। प्रदेश में गोष्ठी और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कृतित्व पर डाला जा रहा प्रकाश। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर शुरू किया काम। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम कार्यालय में काम का किया शुभारंभ। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम के रूप में काम किया शुरू। वक्फ बोर्ड में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गोंडा में कहा कि बजट सत्र के अंतिम दिन संशोधन विधेयक किया जाएगा पेश। इसमें 44 बदलावों के साथ अहम सहमति बनाने पर किया जा रहा है प्रयास। देश भर के साधु संत मंदिरों और मठों के कायाकल्प के लिए सरकार से सनातन बोर्ड बनाने की कर रहे मांग। इस बोर्ड में अखाड़ों के साधु संत ही हो सकेंगे शामिल। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं मिलेगी जगह। संभल में जुम्मे की नमाज को देखते हुए आरएफ और पुलिस की टुकड़ियां कर रही हैं फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षाकर्मी। इंटेलिजेंस एजेंसियां रख रही हैं नजर। किसी को भी अराजकता फैलाने का मौका नहीं। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। पीएम मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्पों और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी स्तर से और साथ ही आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठकें भी शामिल हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 69वीं पुण्यतिथि है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा संसद भवन के परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सांसद और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित के साथ करने की शुरुआत होगी। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, जहां भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश के सभी बूथों पर कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। प्रत्येक बूथ पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा। गोष्ठियों के माध्यम से राष्ट्र नवनिर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बुलंदशहर, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर उन्हें कृतज्ञ नमन करेंगे। वहीं अब बात करते संभल की। संभल मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से सपा पर डीएनए वाला वार किया है। सीएम के वार पर अखिलेश का भी पलटवार भी आया। डीएनए को लेकर हुए इस वार पलटवार पर क्या ही रिपोर्ट देखिए। 100 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए पेट बंद करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं।
संबल हिंसा के मुद्दे पर संसद से सड़क तक चली आ रही सियासत के बीच दंगाइयों के डीएनए को बताता सीएम योगी का ये बयान अयोध्या की धरती से आया, जहां सीएम योगी ने उपद्रवियों का डीएनए तो बताया ही, साथ ही बटेंगे तो कटेंगे के नारे को अलग अंदाज में दोहराया भी। सीएम योगी ने समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। इधर सीएम योगी ने सपा को निशाने पर लेते हुए डीएनए वाला वार तो दंगाइयों पर किया, लेकिन सीएम के वार पर पलटवार करने मैदान में उतरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डीएनए पर ही बड़ा बयान दे दिया कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। बता दें कि गुरुवार को रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने जा रहे 43वें रामायण मेले का उद्घाटन किया। 5 से 8 दिसंबर तक सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में होने जा रहे रामायण मेले में गीत, संगीत व अध्यात्म की बहेगी बयार। महाराष्ट्र में कल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस तुरंत सक्रिय हो गए हैं और प्रदेश हित के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पदभार संभालने के बाद मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले एक मरीज को मदद देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। दरअसल पुरी के एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने इलाज के लिए सरकार से मदद मांगी थी, जिसकी फाइल सीएमओ पहुंची थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सीएम चिकित्सा सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि जारी की। कल शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रालय में लगी महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि 7 से 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें संभावित 7 और 8 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और 9 दिसंबर को 15वीं विधानसभा के लिए नए स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित होना है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री व अन्य एनडीए नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। सुबह के समाचारों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक्सटाइल के 22 क्षेत्रों में एमएसएमई पॉलिसी बनाई है। लोन देने की प्रक्रिया में पहली बार सरकार ने 15%, 20% और 25% कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान रखा। युवाओं के लिए 1 करोड़ के लोन में 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में सब्सिडी का प्रावधान पहली बार योगी सरकार ने रखा है। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो ब्याज में 50% सब्सिडी दे रही हो। इससे बड़ी संख्या में युवा आकर्षित हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार 50 लाख 25 लाख लोन दे रहे हैं। राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर उन्होंने कहा कि वहां की कानून व्यवस्था को लेकर रोका गया। अखिलेश यादव के बयानों पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी सरकार में सबसे कम दंगे हुए हैं। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
रोजगार योजना में लोग आवेदन करते हैं, बैंकिंग व्यवस्था में उस पर भी अभी प्रदेश स्तर पर बैंक के अधिकारियों को बैठा के मुख्यमंत्री जी ने हम सारे एमएसएमई के विभाग के अधिकारियों से बात की है कि कहीं पर भी अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही तो जिले में हमारे जीएम डीआईसी भी हैं और वहाँ पर जिला जो अधिकारी हैं उनके उसमें उद्योग बंधु की भी बैठक होती है। जो यहाँ पर बैंक का अधिकारी रहता है उसके माध्यम से उन शिकायतों का निवारण हो सकता है। आजमगढ़ प्रदेश सरकार के पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ के अतरौलिया तहसील के अतरैठ गांव में जनचौपाल में लोगों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पंचायती राज विभाग ने 2.5 वर्ष पहले जीरो पॉवर्टी लाइन योजना बनाई, जिसके तहत हर गाँव में 25 परिवार जो अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन और रास्ता आदि से वंचित है, उनका चयन 31 दिसंबर तक किया जाएगा। इस तरह एक वर्ष में इस योजना के तहत 15 लाख परिवारों को एक साथ सभी आवश्यक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। अभी 2.5 साल पहले हमने अपने विभाग में एक योजना बनाई जीरो पॉवर्टी, तो वो 75 जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए हमारे अंडर जो इसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, कल हमारे यहाँ एसीएस थे हमारे, तो हम लोगों ने मिलकर के योजना बनाई कि हर गांव से 25 परिवार जो अब तक शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आवास से, शौचालय से, पेंशन से, रास्ता से छूटा हुआ है, ऐसे 25 परिवार का चयन होगा उस स्कीम में और सारी सुविधा चयन दिसंबर 31 तक लास्ट है। 3 महीने में उसका काम चालू होगा, साल भर में काम पूरा होगा। 15 लाख परिवार को एक साथ शौचालय, आवास, शिक्षा, पेंशन, आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, सारी सुविधा हम एक साथ देने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है। अखिलेश सनातन के खिलाफ बोलकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इनके डीएनए में ही सनातन को कोसना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में समाप्त होती पार्टी बनती जा रही है। अखिलेश यादव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके मन में हमेशा यही चलता है कि ऐसा क्या करें कि मुस्लिम समाज खुश हो जाए और हमारा परिवार चुनाव जीतता रहे। नंदी ने कहा कि जब 5 साल अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए सारा समय वीडियो गेम खेलते हुए बिता दिए हैं। पार्टी जो उत्तर प्रदेश में समाप्त होती हुई पार्टी की तरह बनती जा रही है। अभी आपने देखा 9 चुनाव में 7 पर हम जीते और 2 पर सिमट करके रहे। केवल और केवल राजनीति करता है और इनको मन में या इनके मन मस्तिष्क में हमेशा चलता रहता है क्या ऐसा करें कि मुस्लिम समाज खुश हो जाए और हमें वोट मिल जाए और हमारा परिवार बढ़े। गोंडा में सांसद व वक्फ बोर्ड जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट बजट सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें 44 अमेंडमेंट सहित विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मिल गई है। इसकी रिपोर्ट बजट सत्र के अंतिम दिन पेश होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदुओं व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है तथा इस पर चिंता व्यक्त की है। लोकसभा के अध्यक्ष और एक प्रस्ताव किया है। उन्होंने अब हमारे इस रिपोर्ट को बजट सेशन के अंतिम दिन तक प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया है और जो 44 अमेंडमेंट है उसमें क्लास बाय क्लास पे उनका प्रस्तुतिकरण हो चुका है। सरकार उसमें तो वहाँ के सरकार को प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विदेश मंत्रालय इसको कंप्लीट करा और बांग्लादेश के वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने वायदा किया है। सरकार इसमें लगातार मतलब बांग्लादेश सरकार को से हस्तक्षेप भी कर रही है, लगातार उनको इस बात की कोशिश करें कि वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई हैं वो सुरक्षित।
देश में मंदिरों और मठों का कायाकल्प हो सके, इसके लिए वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में इस पर संत एक मसौदा भी तैयार करेंगे, जिसमें शंकराचार्य और अखाड़े के महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी शामिल होकर सनातन बोर्ड बनाने की सरकार से मांग करेंगे। अखाड़े के संतों का साफ कहना है कि इस मामले में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। संतों ने कहा कि सनातन बोर्ड का बायलॉज संत बनाएंगे और संत ही उसके सदस्य और पदाधिकारी होंगे। सनातन बोर्ड में भी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। जो सनातन बोर्ड का गठन है, इसको जल्दबाजी से न किया जाए, बहुत जल्दी ना किया जाए। इसको सोच विचार के ही बायलॉज बनाया जाए, इसका संविधान बनाया जाए। ये क्या काम करेगा, क्या कार्य नहीं करेगा, उसके बाद ही सनातन बोर्ड की हम बात करेंगे। 27 जनवरी को एक संत बड़ा सम्मेलन यहाँ किया जा रहा है, जिसमें 13 अखाड़े के संत महापुरुष रहेंगे। उसी पर चर्चा होगी कि इसका बायलॉज कैसे बनाया जाए, और उसमें 13 अखाड़े के पदाधिकारी होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, महंत श्री महंत होंगे और आचार्य पीठाधीश्वर होंगे, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सानिध्य में श्री रविन्द्र पुरी जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम किया जाएगा इसी मेला क्षेत्र में। संभल हिंसा में आज जुमे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन चुस्त और दुरुस्त दिख रहा है। संभल से लेकर बरेली तक आरएएफ और पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। हर महत्वपूर्ण स्थानों पर फोर्स को तैनात किया गया। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। संभल हिंसा के तार विदेश से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। डीआईजी मुनिराज ने बताया कि सभी क्षेत्रों में पुलिस मुस्तैद है। शांति व्यवस्था भंग करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। आज संभल आया है, और संभल आते हुए सभी हमारा आरएएफ और आरआरएफ और हम एसपी और डीएम संभल के साथ हम लोगों ने फ्लैग मार्च कराया। पूरी इलाका का एक बार पूरी एक और आज के दिन में क्या स्थिति है उसके बारे में एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पैदल गश्त करते हुए देखा। पूरी जनपद संभल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कई कंपनी पीएससी और आरएएफ और आरआरएफ डिप्लॉय करके रखा है। इसके अलावा बैरिकेडिंग ड्यूटी भी लगी है और रूट ऑफ ड्यूटी भी कल लगेगी, और कल सुबह का हम लोग ड्रोन के माध्यम से छतों पर निगरानी भी करेंगे, और साथ साथ सिविल पुलिस मंडल का सिविल पुलिस भी यहाँ पे कल एक्स्ट्रा डिप्लॉय करेंगे। वो लगातार हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके लिए पूरी मंडल पर भी हमारा बाकी जनपद में मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और हमरोगा में भी सेक्टर स्कीम लागू हुए कल का मद्देनजर रखते हुए, और सभी जगह पूरी मंडल में भी शांति से निकलेगी। जनपद फतेहपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए 8000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिल रही है। संवेदनशील आबादी व चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से घटनाएं पुलिस की निगरानी में आ रही हैं। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि जनपद फतेहपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अलग अलग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के चौक चौराहों, थानों व संवेदनशील आबादी में लगभग 8000 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इनके माध्यम से सतत निगरानी की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। तीसरी आंख की मदद से जिले की संवेदनशील बड़ी घटनाओं के खुलासा करने व अपराधियों के चिन्हांकन में मदद मिली है, जिनमें थरियाव व कल्याणपुर में लूट की घटना, खागा और कोतवाली क्षेत्र में मर्डर की घटना का खुलासा सीसीटीवी में ही संभव हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगभग 8000 के आसपास कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, चौक चौराहों पर, और जो भी संवेदनशील हमारे मिक्स आबादी के क्षेत्र हैं वहां पर। और इनके माध्यम से एक सतत निगरानी की जो पूरी प्रक्रिया है उसको देखा जा सकता है। इसके माध्यम से अपराध नियंत्रण में भी काफी सहायता मिली है, भीड़ प्रबंधन में सहायता मिली है, यातायात प्रबंधन में सहायता मिली है, और एक जो पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको मजबूत करने में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत इन कैमरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विगत कुछ महीनों में जो हमारे यहाँ संवेदनशील घटनाएं हुई हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा की घटनाओं को खोलने में इन कैमरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो थरियाओं की लूट की घटना हो, कल्याणपुर की लूट की घटना हो, कोतवाली और खागा का मर्डर केस हो, तो इस केस के वर्कआउट में हमें इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों के चिन्हांकन के लिए, घटना की पूरी व्याख्या के लिए बहुत ही सहायता मिली है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की संस्तुति पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कमेटी, जिला एवं शहर व ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करने को प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस आशय का पत्र जारी कर जानकारी उपलब्ध कराई है। प्रदेश से लेकर ब्लॉक कमेटी तक सभी कमेटियों को भंग करने के पीछे कांग्रेस नए लोगों का चयन कर सकती है जो पार्टी को निकट भविष्य में मजबूत कर सके। 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन में बदलाव किया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ के धनीपुर मंडी में 5 दिसंबर को मंडी परिषद ने मुख्यमंत्री उपहार योजना के तहत कृषकों को करोड़ों रुपए के उपहार वितरित किए, जिसमें 40 सोलर पावर पैक संयंत्र, 24 मिक्सर ग्राइंडर, 24 पावर स्प्रेयर, 24 हैप्पी सीडर समेत 8 पंपिंग सेट, 8 रोटावेटर शामिल है। और इसमें 6 पावर डिबेन हार्वेस्टर, 8 ट्रैक्टर, 6 मल्चर, 6 पावर टिलर, 4 राउंड स्टॉवेलर का वितरण भी किया गया। महिला भारतीय किसान उपहार पाकर खुश हैं। उनका कहना है कि आज हमें मुफ्त उपकरण सरकार के द्वारा दिए गए हैं, इससे हम स्वयं का कार्य करेंगे और इन उपकरणों से दूसरे किसानों का भी कार्य कर आमदनी करेंगे। जो बड़ा वाहन है ट्रैक्टर, वो सेंट्रलाइज्ड तौर पे उसका वितरण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। बाकी जो अन्य उपकरण है जैसे सोलर पैनल है, मिक्सर ग्राइंडर है, टिलर है या कंपैक्टर है, ये सारी उपकरणों का जो चयनित किसान है इसमें, उन लोगों को यहाँ पे लगभग 148 लोगों का आज यहाँ पे वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजना के अंतर्गत जो विगत वर्ष में ड्रा किया गया था उससे संबंधित पुरस्कार जो है 148 किसानों को हम लोग वितरित करने जा रहे हैं। इसमें 50,000 किसानों का ने भाग लिया था, जिसमें से 156 किसानों का ड्रा के द्वारा नाम निकला था, जिसमें से 8 ट्रैक्टर थे जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित कर दिए गए और 148 जो अन्य पुरस्कार हैं उनको वितरण की व्यवस्था आज की गई है। मुख्यमंत्री उपहार योजना के अंतर्गत मुझे स्प्रे मशीन मिली है किसानों के लिए, जिससे मैं अपने खेत में स्प्रे भी करूंगा और इससे मेरी आमदनी बढ़ेगी, दूसरे किसानों के लिए उससे पैसे भी कमाऊंगा। मुख्यमंत्री कल्याण योजना की अंतर्गत मुझे रूटावेटर मिला है, जिससे मैं जुताई करूंगा। मुझसे कोई पैसा पाई नहीं लिया गया और निःशुल्क मिला है, उनके लिए बार बार हमारी तरफ से धन्यवाद। मेरे को ये मशीन गेहूं बोने वाली मशीन मिली है और बिना पैसे की मिली है। मैं अपना खुद का काम करूंगा और मेरे गांव बस्ती के जो पड़ोसी लोग हैं उनका भी काम करूंगा, जिससे मुझे रोजगार मिलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे धन्यवाद देता हूं उस मुख्यमंत्री जी को, बिना पैसे के और हमारा ये रोजगार धंधा आगे बढ़ाया, जो कि हम खेती में काम करने से आगे और बढ़ जाएंगे। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे 4 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में आज देश विदेश के कई वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों ने हृदय की बीमारियों पर व्याख्यान दिए। सुबह सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर और उसके उपचार पर चर्चा की गई। डॉक्टर मुरुगानाथन द्वारा बताया गया कि हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर की तरह कार्य करता है, इसलिए समय रहते इसकी पहचान अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर MS रवि ने हाइपरटेंशन के उपचार की नई गाइडलाइंस पर चर्चा की। अमेरिका से आए डॉक्टर क्रिस्टोफर और डॉक्टर नवीन C नंदा ने हृदय रोगों की पहचान और उपचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। प्रेसिडेंशियल कॉन्क्लेव में अमेरिका, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, केन्या, नेपाल व भारत के कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स ने इस बात पर चर्चा की कि किस तरह वर्ष 2030 तक हृदय रोगों के प्रसार को कम किया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर इंसान को प्रिवेंशन की जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि रोज व्यायाम करना है और मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए और सही खाना खाना चाहिए, सही समय, सही टाइम पर, सही डोज, सही एनवायरनमेंट एंड नेचुरल फूड। जो फास्ट फूड है उसका सेवन अमूमन नहीं करना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करना होगा, डायबिटीज कंट्रोल करना होगी, ओबेसिटी कंट्रोल करना होगी। अगर हमारे भारतीयों को एक स्मार्ट हार्ट देना है तो स्मार्ट लाइफस्टाइल होना चाहिए और स्मार्ट लाइफस्टाइल से ही स्मार्ट हार्ट हो सकता है।
अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली बहुप्रतीक्षित अयोध्या विकास प्राधिकरण से विकसित की जाने वाली वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की आज लॉन्चिंग हो गई। इस योजना की लॉन्चिंग अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व कमिश्नर गौरव दयाल ने की है। वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना लखनऊ हाईवे पर फिरोजपुर उपहार गांव के पास स्थित है। राम जन्मभूमि से इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वशिष्ठ कुंज योजना में 600 मकान बनाए जाएंगे, जिसमें कम से कम 10,49,000 रुपए व अधिकतम 64,64,000 रुपए के मकान होंगे। इसका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदनकर्ता 1,000 के आवेदन शुल्क जो कि नॉन रिफंडेबल है, अयोध्या विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ माह पूर्व किया गया था। उनके रजिस्ट्रेशन के बाद अब उसको हम लोग उसके जो प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन को खोल रहे हैं और उसी को 9 तारीख से लोग आवेदन कर सकेंगे और इसकी घोषणा आज हम लोग कर रहे हैं इस लॉन्च के माध्यम से। ये लगभग 30 हेक्टेयर एरिया में विकसित की जाएगी ये कॉलोनी टाउनशिप और इसमें 600 आवासीय भूखंड होंगे और एक बहुत डिमांड है अयोध्या में आवासीय परियोजनाओं की। उस दिशा में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा ये बहुत ही अथक प्रयासों से इसको लॉन्च किया गया है और मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा अयोध्या के विकास में और इसके बाद ही फिर हम लोग इसी प्रकार से और भी दिशाओं में इस प्रकार की परियोजनाओं को लॉन्च करने का एक प्लान कर रहे हैं। उसको आगे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र लखनऊ में 39वीं अखिल भारतीय जीएसआई नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के 8 क्षेत्रीय कार्यालयों से कलात्मक प्रतिभाएं एक साथ आई। अपर महानिदेशक और विभागाध्यक्ष राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में कुल 8 अद्वितीय नाटकों का मंचन हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाली टीम ने प्रतिभाशाली प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार, अपर महानिदेशक और विभागाध्यक्ष उत्तरी क्षेत्र ने वैज्ञानिक संस्थानों के भीतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उन सभी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो पारस्परिक संबंधों को बढ़ाती है और अपने कर्मचारियों की कलात्मक क्षमताओं को आगे लाती है। जो जीएसआई ने अपना बनाया है, इसमें इस नाटक के प्रति के जरिए इंटीग्रेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, संस्कृति का और एकता का भाव सारे जीएसआई में लेके जाते हैं, सारे जीएसआई में फैलाते हैं। ये हमारी जीएसआई की परंपरा है, जिसमें 39वां ये फंक्शन आज जीएसआई लखनऊ करा रहा है। इसमें हम जीएसआई को धन्यवाद देते हैं। हम अपने महानिदेशक जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद और गाइडेंस से ये सक्सेसफुल हो पाया है। हम सभी जो क्षेत्रीय मुख्यालय के एचओडीज हैं उनका भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इसको सफल बनाने के लिए अपनी अपनी अलग अलग टीम को भेजा और वो लोग यहाँ पर आए और हम सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जीएसआई का 39वां राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन है यहाँ पर और ये बहुत खुशी की बात है कि एक साइंटिफिक संस्थान कला को, नाटकों को इतना महत्व देता है। ये बात इस बात से साबित हो जाती है कि ये 39वां लगातार होने वाला आयोजन है जीएसआई में। ऐसे बहुत कम संस्थान होंगे जहाँ इस तरह की निरंतरता आपको देखने को मिलेगी और यहाँ 8 टीम्स आई हैं जैसी मुझे जानकारी मिली है। 4 टीम्स का आज नाटक होंगे और 4 टीम्स के कल नाटकों के मंचन होंगे और सभी यहाँ आयोजकों में और कलाकारों में मुझे उत्साह और उनका एक तरीके का जिसको डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट दिख रहा है कला के प्रति और ये खुशी की बात है। कला के महत्व को ये लोग समझ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस के एडवांसमेंट के साथ साथ कहीं आदमी मशीन ना बन जाए, इसके लिए उसकी संवेदनाओं का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है और संवेदनाओं को जिंदा रखने का काम कलाएं करती हैं। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 10:44 पर तटीय हम्बोल्ट काउंटी के एक छोटे से शहर फंडेल के पश्चिम में आया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई, जहां यूएसजीएस ने कहा कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। यूएस नेशनल सुनामी सेंटर ने सुनामी की चेतावनी जारी की है, जिसे वापस ले लिया गया। अमेरिका के पश्चिम तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिस कारण लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया था। बाद में सुनामी की चेतावनी वापस लेने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि इसे लगभग 270 मील दूर दक्षिण में सैन फ्रांसिस्को तक महसूस किया गया। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।